हेलो गाइस, दिस इज शोभिक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैंकिंग भैया पे। तो भाई आज से बैंकिंग भैया आपके लिए लेकर आ चुका है एसएससी का जीएस वाला क्लास। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी से, लाइक फंडामेंटल राइट्स। आज हम पूरा लेक्चर हम कवर कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी नोट्स मैंने बनाया है, ठीक है, यूपीएससी के टाइम में जो नोट्स मैंने बनाया हुआ था पहले से ही, तो उसी का थोड़ा सा इधर उधर करके लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड लाइक 14 स्लाइड्स। तो 14 स्लाइड्स हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो आई थिंक ये जो स्लाइड्स है इससे आपका एक तो भाई बहुत ही क्रिस्पी नोट्स बनेगा। पहली बात तो है बहुत ही क्रिस्पी नोट्स बनने वाला है, और दूसरा है कि आपको याद करने में ना बहुत ही आसानी होगी भाई, ये पक्का बात है। तो आज के लेक्चर खत्म करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लाइक अगर आप बहुत ही शॉर्ट नोट्स, टू द पॉइंट नोट्स अब अगर बनाते हो ना, तो उसको रिवाइज करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा कि आपको ना ज़्यादा बोर आप नहीं हो जाते हो, ठीक है, पढ़ते हुए। लाइक मान लो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए, तो मेरा जैसे यूपीएससी में 2 बार पढ़ी निकला था, तो मैंने लक्ष्मीकांत की बुक को 12 बार मैंने पढ़ लिया था लाइक रिवाइज। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया था कि पूरा बुक 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाता था। लेकिन एसएससी के लिए उतना पढ़ना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि हालांकि अभी जो मेंस का जो पैटर्न है, अभी उसमें जीएस जीके इसका वेटेज बढ़ गया है, लेकिन हम जो कवर कर रहे हैं इसमें से हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है, एक एक चैप्टर का 50-60 एमसीक्यू, 70-80 एमसीक्यू ऐसे हम करेंगे। और बहुत ही जल्दी भाई, लाइक आपको पता है कि अपने चैनल में परसेंटेज टीएसडी शुरू हुआ है, टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब जो करना है कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेशंस लाने वाले हैं परसेंटेज, जो जो चैप्टर्स हमने खत्म कर दिए, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा उसमें, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल, कैट की जो पीवाईक्यूज है उस वो सवाल। तो हाई लेवल सेशन रहेगा, अगर 2-2.5 घंटे का एक एक लेक्चर होगा, लेकिन बहुत ही हाई लेवल सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है, भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो, है ना भाई। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है भाई, अब देखो ये फंडामेंटल राइट जो है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है क्या, इसका मतलब क्या है। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल है, जो बेसिक, फंडामेंटल मतलब बेसिक, ठीक है। तो मौलिक अधिकार है। तो ये भाई पूछोगे कि इसको लाने की ज़रूरत क्या थी। हाँ बिल्कुल, क्या ज़रूरत क्या थी, हमको समझना होगा ना क्या ज़रूरत थी फंडामेंटल राइट्स को लाना। तो एक पार्ट है इसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसा कुछ राइट्स है जो हमको प्रोटेक्ट करता है कहाँ से, फ्रॉम द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कुछ लॉ बना दिए, अगर ऐसा कुछ लॉ उसने बना दिया जो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो उससे हमको कौन बचाएगा। गवर्नमेंट तो सरकार है, अपन थोड़ी ना लाइक सरकार के साथ कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए संविधान है अपना, हम लोग बोलते हैं ना संविधान में लिखा है, तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, ऐसा कुछ चीज़ें लिखा गया था पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक, कि जो हमको प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है भाई। तो ये हमारे लिए बनाया गया है, ठीक है, हमको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है। तो पहला तो क्वेश्चन ये सवाल बनेगा यहाँ से, पार्ट 3 क्वेश्चन 1, आर्टिकल 12 से 35 2, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन आया होगा क्या इंडिया ने पहले इस इंडिया द फर्स्ट स्टेट जिसने फंडामेंटल राइट्स को लागू किया था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो क्या है, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड जो है, इन्होंने 1215 में पहला रिटन डॉक्यूमेंट लिखा था रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो किसने, किंग जॉन ने लिखा था। किंग जॉन ने कब लिखा था भाई, 1200, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कहां से लिया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई
हर एक पार्ट कहीं ना कहीं से लिया गया है। ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। मैं फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट इसलिए किया हूँ क्योंकि सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो सब ना बहुत ही बोरिंग टॉपिक, वो हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, चीज़ स्टार्ट होता है फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, ये सब वगैरह है। तो हम लोग वो बाद में देख लेंगे कौन सा प्रोविजंस कहाँ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। पहले इसको देख लो। तो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड 1215 में इसको लिया, इसने इसको फर्स्ट टाइम रिटन डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। तो कहां से लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बन गया, ये बन गया फोर्थ क्वेश्चन। चलो ठीक है। अब देखो चीज क्या है, अब जो फंडामेंटल राइट्स है कुल मिला के 6 है, लेकिन पहले 7 था। तो कौन सा था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये था, राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, ठीक है। इसको हटाया गया है कौन सी एक्ट के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1978 में। तो अब उसको कहाँ बिठाया गया भाई, पार्ट 12 में बिठाया गया, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल कौन सा में, 300 है, ठीक है। बात क्लियर है, देखो इसको मैं मिटा दूं, चलो ठीक है। इतना तक क्लियर है, हाँ भाई, आई थिंक क्लियर होना चाहिए इतना तक। ये देख लो, मैं कर देता हूँ इसको। यूएसए से लिया गया है, ये राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। पहले 6, अब 6 है, लेकिन था पहले 7 जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से मिटाया गया है। आर्टिकल 300A में है, अभी लीगल राइट बन चुका है ये, पार्ट 12 में है, ठीक है। ये क्या है, मैग्ना कार्टा हो गया, ठीक है। किसने किया था, किंग जॉन ने किया था 1215 में, पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 to 35, ये बात बन गई, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब चलते अपन कि क्या क्या है, ठीक है। एक चीज जो है, आर्टिकल 12, ठीक है, ये मिसिंग है। आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट से आप क्या समझते हो बताओ, स्टेट कंट्री तो एक हो गया, स्टेट भी हो गया, ठीक है। और जितने भी स्टेट का मतलब इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे LIC हो गया आपका, ठीक है, ONGC हो गया आपका, सेल हो गया आपका, ठीक है, जितना भी है, प्लस आपका म्यूनिसिपैलिटी हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, मतलब जो भी है स्टेट के अंदर, स्टेट की अंडरटेकिंग, स्टेट जो फंक्शन करता है एज फंक्शन एज गवर्नमेंट और रूलिंग बॉडी और एक्टिंग अंडर गवर्नमेंट, उन सभी को हम लोग स्टेट बोलेंगे, क्लियर है। चलो, पंचायत भी स्टेट ही है, ठीक है। तो ये गया आर्टिकल 12, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 13 में क्या है, गलत चेंज कर ले भाई, कौन सा गलत डाल, इसको डाल दो। आर्टिकल 13 में क्या दिया है, ये भाई देखो आर्टिकल 13 ना और आर्टिकल 32 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। दोनों ही जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। और एक बात और है आर्टिकल 13 में, वो क्या है कि अगर कोई भी लॉ, एनी लॉ दैट वायलेट्स आवर फंडामेंटल राइट शुड बी null and void,
मतलब कोई भी एक्ट, लॉ मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो अपना कोई फंडामेंटल राइट जो है उसको वायलेट कर रहा है तो वो तुरंत ही खारिज हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 13 कहता है। ठीक है भाई, अब आओ आर्टिकल 14 पे क्या बोल रहा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब समान है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब आप किसी अमीर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो और गरीब को कम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, ये अमेरिकन कंसेप्ट है। ठीक है भाई, ये दोनों दो कंसेप्ट लक्ष्मीकांत पे दिया हुआ है, ये सब बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या कहता है, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके लाइक डिपेंडिंग ऑन देम यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, नो डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप ना किसी के धर्म, जाति, कास्ट, कहाँ पे जन्म हुआ है और उसका सेक्स क्या है, इसके मतलब इसके बेसिस पे आप किसी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, है ना भाई। मान लो, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग करते हैं ना, तो ये करना मतलब गैर कानूनी है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो ऊपर जो जो कंडीशंस है, जैसे मैंने बोला कि इनके ऊपर इनके बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो ये सेम है, इसके बेसिस पे आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आप जज या फिर आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना भाई। चलो, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी नॉट अलाउड, ये आर्टिकल 17 कहता है। ठीक है भाई, आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल। मिलिट्री में जो मेजर वगैरह होता है, एकेडमी में पीएचडी, डॉक्टरेट हो गए, वो अलग है, लेकिन वो जो राजा बहादुर ये सब जो टाइटल्स वगैरह थे ना, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो अभी, है ना भाई। चलो सही है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है। ठीक है, सब लॉ के नीचे ही है। ठीक है, और क्या बोलता है कि अगर कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को वायलेट करता है तो वो तुरंत ही खारिज हो जाएगा, ये आर्टिकल 13 कह देता है। ठीक है भाई, आर्टिकल 14 क्या कहता है, दो कंसेप्ट है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ये है पॉजिटिव कंसेप्ट, ये है नेगेटिव कंसेप्ट। ठीक है, क्या कहता है इसको, ये कि लॉ के सामने, कानून के सामने सबका समान अधिकार है, और क्या है, कानून सबको समान प्रोटेक्शन देगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ के बिना, मतलब इन चारों चीज़ के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई भी कुछ नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 16 सेम चारों जो बेसिस है उसके बेसिस पे आप किसी के साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, कि ऐसा नहीं है कि आप इस जात से हो, इस कास्ट से हो, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 7 क्या कहता है, प्रिवेंट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि टाइटल्स वगैरह जो है उसको एबोल्यूशन करना है, एक्सेप्ट फॉर क्या है, मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल। चलो क्लियर है, अब चलो ये देख लो, इसको देख लो क्या है इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, आर्टिकल 19 के अंदर ना 6 राइट्स है, 6 राइट्स है। ठीक है, 6 राइट्स है। छह राइट्स है, पेन को थोड़ा बंद। चलो, एक आर्टिकल 19 ए पार्ट में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन के मामले आपके पास फ्रीडम है। ठीक है, हम लोग ये हर वक्त बोलते हैं ना, यार मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, बहुत होता है अभी तो क्या है, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहता, एक्सेस टू इंटरनेट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना, एक्सेस टू इंटरनेट का सुविधा सबके पास होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। तो चलो, पहला क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया।
बी सेकंड क्या है, ये याद रख लेना ABCDEFG करके, ठीक है, ऐसा ना हो कि डी की जगह आप ये कर दिए, ये सिंक्रोनाइजली आप याद रख लेना, ठीक है। बी आर्टिकल बी में क्या है, असेंबल पीसफुली, कहीं पे होता है ना कोई सभा वगैरह होता है तो वहाँ पे असेंबल करो लेकिन पीसफुली करो, ठीक है, कोई आर्म्स वगैरह मत ले जाओ, पीसफुली असेंबल करो, कुछ हो रहा है जा कुछ भी, ये असेंबल मतलब पॉलिटिकल नहीं, जागरण वगैरह हो रहा है तो असेंबल वो भी एक असेंबल है, ठीक है, पीसफुली विदाउट आर्म्स। सी क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, कोई भी यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म करो, वो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीम क्या है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में आप लोग कहीं भी घूम फिर सकते हो, ठीक है। ई क्या है, रिसाइड, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो डी क्या है, कहीं पे घूम सकते हो और कहीं, और ई क्या है, कहीं पे भी आप बस सकते हो, ठीक है, यू कैन सेटल एट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एफ में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि खारिज कर दिया, अब क्या है 300A आर्टिकल में आ गया है, लीगल राइट बन गया, ठीक है, कौन सी पार्ट में है भाई, पार्ट 12 में है, ठीक है भाई। अब देखो जी में 7वीं पार्ट में क्या है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन बट नॉट एनी क्रिमिनल प्रोफेशन, टेररिस्ट बन गए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है भाई, है ना, बराबर। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। आर्टिकल 19 क्या कहता है, 6 राइट के बारे में बात कर रहे हैं। एक में क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंटरनेट के यूज़ भी आपके पास फंडामेंटल राइट है। बी में क्या है, कहीं पे भी आप लोग असेंबल करो लेकिन पीसफुली करो और कोई गन वगैरह मत ले जाओ, ठीक है। सी में क्या है, आप लोग एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कोई यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ भी फॉर्म कर सकते हो। डी में क्या है, कहीं पे भी घूम फिर सकते हो कंट्री में। ई में क्या है, कहीं पर भी सेटल कर सकते हो। एफ में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो खारिज कर दिया है 44th CA की तरह, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। अब क्या बन गया, लीगल राइट बन गया। कौन सी पार्ट में है, पार्ट 12 में। आर्टिकल कौन सा है, 300 है। और साथ भी क्या है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी आपकी पेशा कुछ भी हो सकता है क्रिमिनल वगैरह छोड़ के, ठीक है। अब देख लो ये क्या है, आर्टिकल 20 क्या कहता है भाई, मेरे साथ पढ़ते चलो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक बार और देख लेना, खत्म। मैं एक एक चीज को 2-2 बार वैसे भी बोल रहा हूँ। राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस नॉट मोर देन वंस, मतलब आप मान लो कि 2020 में एक जुर्म कर चुके हो, उसका सजा आपको मिल चुका है, ठीक है। अब कोई मान लो कि 21 में पुलिस फिर बोल रहा है भाई इस जुर्म के लिए तेरे को फिर से सजा मिलेगा, ये नहीं हो सकता भाई। एक क्राइम के लिए एक टाइम ही पनिशमेंट होगा, दोबारा सेम क्राइम के लिए दोबारा नहीं होगा। हाँ, वो क्राइम आप फिर से करो तब हो सकता है, लेकिन उसी क्राइम के लिए आपको एक से ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकता, ये कहता है। राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते हो, ठीक है ना भाई, कि मेरा लाइफ है, मेरा फ्रीडम है, मेरा पर्सनल फ्रीडम है, आप उसमें लाइक यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक क्या है, राइट टू हेल्थ जो है ना, ये भी फंडामेंटल राइट बन चुका है आर्टिकल 21 अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, ठीक है। चलो अब आर्टिकल 21 का एक पार्ट है, आर्टिकल 21 है, ये क्या कहता है भाई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये बना था, आर्टिकल 21 से। ये है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा। कौन से अमेंडमेंट्स आया है, 86 अमेंडमेंट कब आया था, 2002 में। चलो आर्टिकल 22 में क्या कहता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। भाई देखो दो टाइप का डिटेंशन होता है, एक है प्रिवेंटिव, दूसरा है प्यूनिटिव, ये लक्ष्मीकांत में है। प्रिवेंटिव मतलब अगर पुलिस को लगता है कि आप कोई संगीन जुर्म करने वाले हो तो आप ना करो, इसलिए आपको पहले ही कस्टडी में डाल दे, जेल वगैरह नहीं। और प्यूनिटिव मतलब जुर्म कर लो उसके बाद जो नॉर्मल जो होता है वो है, ठीक है। तो मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशन के हिसाब से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब आप कोई लीगल प्रैक्टिशनर और लॉयर
अपॉइंट, जो लॉयर आप अपॉइंट करते हो ना, वो आर्टिकल 22 के फंडामेंटल राइट के हिसाब से आप करते हो। जो आपका जो राइट है ना, आप बोलते हो ना कि मुझे लॉयर अपॉइंट करना है, लॉयर सिनेमा में देखते हो ना, होता है कि मैं अपने लॉयर से बात करूंगा, मेरा लॉयर आके बात करेगा, वो जो करते हैं ना, वो आर्टिकल 22 के पावर से ही लोग करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले इसको। आर्टिकल 20 क्या कहता है? राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंसेस एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब एक बार एक क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट हो सकता है। 21 क्या कहता है? लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हो गया। राइट टू हेल्थ भी 21 के अंडर आता है। 21A कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से बना था? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। क्या कहता है इसमें? 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा। 22 क्या कहता है? कि अरेस्ट और डिटेंशन होगा, लेकिन आप अपने लॉयर को खुद चुन सकते हो। ठीक है, आपकी वो लिबर्टी है। अब देखो क्या है आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? चाइल्ड लेबर मतलब क्या है? बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, आप किसी को काम पे नहीं रख सकते 14 साल के। खैर ये तो होता ही है यार, इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखो ये क्या है, आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपके रिलीजन के मामले में आप फ्री हो। ठीक है, और इंडिया तो वैसे भी सेकुलर कंट्री है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, आपके रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हो, इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे मद्रासा वगैरह हो गया ना, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन रिलीजियस वर्शिप फॉलो होता है, वही है। ठीक है, तो ये रिलीजियन को लेकर है, मैनेज कर सकते हो अपने अफेयर्स खुद का। दूसरा, टैक्सेशन कुछ नहीं होगा आपको रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। तीसरा, जो मद्रासा वगैरह में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, वो है ये। ठीक है भाई, चलो मजा आ रहा है ना भाई? चलो अब देखो क्या है, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। जीएस मतलब 20-22 दिन में खत्म एसएससी का, सॉरी 20-22 दिन में नहीं होगा, मैं पॉलिटी को कोशिश करूंगा कि 10 दिन में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि लेक्चर में 15 to 20 मिनट्स का ही होगा ना, और हिस्ट्री भी चलता रहेगा साथ में। ठीक है ना, है ना? चलो आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ है उनका राइट्स के ऊपर बात कर रहा है, ये प्रोटेक्ट करना होगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कुछ भाषा है ना जो अभी विलुप्त हो रहा है, तो वो है माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़। क्या है? राइट है टू एस्टैब्लिश, कंजर्व एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेके है, याद रखना। ठीक है, लिंग्विस्टिक भी है और रिलीजियस भी है, इसको याद रख लेना। अब देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या कहता है? देखो भाई, देखो इसके हिसाब से वो सेम है, आर्टिकल 13 में जो है वही है। ठीक है, कोई फंडामेंटल राइट अगर कोई लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, 5 रीट्स है, रीट्स मतलब रीट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226। बेसिकली क्या है कि आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन मजे की बात क्या है, जो यहाँ पे लिखा नहीं है, लक्ष्मीकांत में है, अगर हाई कोर्ट में काम हो रहा है आपका तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, चलो पहला रिट क्या है देख लो, हिबियस कॉर्पस। दृश्यम देखा है, वहां पे हिबियस कॉर्पस टर्म का यूज हुआ था ना, याद है सबको। तो ये लेटिन टर्म है वैसे, इसका मतलब क्या है? यू शैल हैव द बॉडी, यू शैल हैव द बॉडी मतलब आपके कब्ज, आपके मतलब कंट्रोल के अंदर आपका शरीर होना चाहिए, मतलब आप किसी को बेवजह उठा नहीं सकते हो, है ना? उठा नहीं सकते हो। यू कैन नॉट फोर्सिबल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन एंड रिलीज हिम इफ सच डिटेंशन इज फाउंड इलीगल। जैसे पुलिस वगैरह होता है ना कि उठा लेते हैं इसको, ठीक है, बेवजह उठा लेते हैं, इलीगली उठा लेते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, वैसे रीड्स वगैरह जो होते हैं गवर्नमेंट की अगेंस्ट ही होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, पुलिस वगैरह इन सब के अगेंस्ट ही होता है, क्योंकि उनके क्या बोलते हैं उसको, उनके अगेंस्ट मतलब अगर पुलिस आपके खिलाफ काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट पुलिस में तो कंप्लेन करोगे तो किसको करोगे? पुलिस अगर कर रहा है तब जाओगे आप कोर्ट में, है ना? चलो अब क्या है? मैंडेमस है। मैंडेमस का मतलब क्या है भाई? वी कमांड, मतलब हम कमांड कर रहे हैं। क्या है? अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना ड्यूटी ना निभाए, ठीक है, तो
इस मैंडेमस के तहत आप बोल सकते हो कि आप अपना ड्यूटी करो। मतलब क्या करोगे, आपको दिख रहा है कि आपकी जो लोकल में जो पब्लिक ऑफिशियल वो काम नहीं कर रहा है, तो आप सीधे चले जाओ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आप मैंडेमस फाइल करो, आप बोलो कि ये हो रहा है, तो ये बोलेगा कि आप अपना काम करो भाई, ड्यूटी निभाओ भाई, पैसा मिल रहा है आपको, है ना। तो ये जो है सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल नहीं, आप कोई पब्लिक बॉडी, म्यूनिसिपलिटी हो गया, कुछ भी हो गया, एक कॉरपोरेशन हो गया, इन्फीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट वगैरह हो गया, जहाँ पे काम नहीं हो रहा है आपको लग रहा है तो कर सकते हो, ट्रिब्यूनल हो गया, और गवर्नमेंट, आप बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो ये काम नहीं कर रहा है, आप मैंडेमस में इशू करना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या है प्रोहिबिशन, मतलब क्या, टू फॉरबिट, प्रोहिबिट मतलब रोकना, फॉरबिट करना। अब क्या है, ये देखो काम की चीज़ ये है, देख लो एक बारी, ये एक हायर कोर्ट इशू कर सकता है। हायर कोर्ट मतलब ये कैसा टर्म है, हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मतलब क्या, मतलब हाई कोर्ट के अगर उसमें आ जाओ आप, अगर आप हायर कोर्ट मतलब क्या है, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है ना, सेशन कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट के अगेंस्ट हायर कोर्ट, हाई कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट हायर कोर्ट, ठीक है। तो एक हायर कोर्ट इशू कर सकता है, ठीक है, इशू कर सकता है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द लोअर कोर्ट। सो ये कोर्ट, ये सिर्फ कोर्ट है, मतलब जुडिशियल चीज़ों के लिए है ना भाई, सिर्फ जुडिशियल चीज़ों के लिए, टू लोअर कोर्ट, to prevent from exceeding its jurisdiction, exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess। मान लो कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का एक लोअर कोर्ट है, ठीक है, तो वो उसका जुरिस्डिक्शन उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, वो पास वाले डिस्ट्रिक्ट के कोई मामले में कुछ लाइक ऑर्डर नहीं दे सकता, अगर वो दिया है तो उसको रोकेगा प्रोहिबिशन, ठीक है। और कुछ ऐसे मामलों में उसने अपनी जजमेंट दे दिया है जिसकी पावर उसके पास है नहीं, है ना, ये बोल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट बोल देगा कि भाई आपके पास ये पावर है नहीं, आप इसको खारिज कर दो इस ऑर्डर को, है ना, कि आपके पास या तो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि आपके पास ये जुरिस्डिक्शन है नहीं भाई, ठीक है, तो आप उसको हटा लो, या फिर असर्पिंग ए जुरिस्डिक्शन दैट इट डजंट पोजेस, ठीक है। कोई ऐसे मामले में उसने राय दे दिया जहाँ पे उसका पावर है नहीं, तो उसको जो हायर कोर्ट है वो खारिज कर देगा, है ना भाई। तो ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल मैटर्स के लिए ही है ना। चलो, आई होप क्लियर होते जा रहा है। चलो, अब क्या है देखो, अब है सर्शियरी, मतलब टू बी सर्टिफाइड, कौन इशू करेगा, हायर कोर्ट इशू करेगा, किसको करेगा, लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को, तो ये भी जुडिशियल मामले के लिए है। इसमें क्या है कि ट्रांसफर है केस और स्क्वाश है ऑर्डर, मतलब अगर कोई किसी लोअर कोर्ट के पास कोई भी चीज़ अटकी हुई है, कोई भी केस फाइल अटकी हुई है जो उस पर वो बहुत ही देर कर रहा है, और किसी ने हायर कोर्ट में जाके बोल दिया है कि भाई ये काम हो रहा है, मेरा केस सॉल्व नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से लटका हुआ है, तो वो लोअर कोर्ट को बोलेगा कि ये केस हमको ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, या फिर ऐसा कुछ ऑर्डर इस लोअर कोर्ट ने दे दिया है जो मतलब सही नहीं है, तो उसको स्क्वैश कर देगा, मतलब उसको खारिज कर देगा, सही बात। तो इशूड ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैक और एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ, एरर ऑफ लॉ मतलब अगर कुछ गलत डिसीजन दे दिया है उसने तो उसको खारिज कर देगा, ठीक है। पिछला स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पे एक हायर कोर्ट करेगा लोअर कोर्ट, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी देखो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये भी है एक्सेस और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो भी है एक्सेस और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर करने के लिए भी बोल रहे हैं, वहाँ पे स्क्वाश तो कर रहा था, वहाँ पे भी खारिज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि आपके पास पेंडिंग है भाई, आप नहीं कर पा रहे, ठीक है कोई बात नहीं भाई, चलो हमारे पास वो ट्रांसफर कर दो, सही है। चलो, अब क्या है भाई देख लो, अब है क्यू वारंट, मतलब मान लो कोई ऑफिस में आपका जान पहचान का कोई बंदा को जॉब मिला है, पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में, लेकिन आप जानते हो कि इसने घूस दे के जॉब मिला है,
तो अब सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाओ, बोलो कि मुझे डाउट है, ये हो रहा है, ये मेरे पास सबूत है, ये काम हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्यू वारंट इशू कर देगा। इसका मतलब देख लो भाई, बाई व्हाट ऑथोरिटी, किस ऑथोरिटी के बिना पे आप इस गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो कोर्ट देखेगा लीगलिटी ऑफ ए पर्सन के, आपका क्लेम देखेगा, आपका क्लेम का क्या लीगलिटी है टू ए पब्लिक ऑफिस, ठीक है। अगर कोई बंदा आपका क्लेम में अगर दम है, आपकी क्लेम अगर लीगल है, अगर आप बोल रहे हो कि ये बंदा यहाँ पे जॉब मिला है इसको लेकिन ये लीगल नहीं है, तो कोर्ट उस पर जज करेगा कि ये लीगल है कि नहीं है, ठीक है। चलो ये रिट्स हो गया खत्म। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है। चलो ओके, अब चलो इसमें क्या है देख लो। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 33 क्या है, पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट का काम आ जाता है। पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मतलब आर्म फोर्स, जैसे हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्म फोर्सेस के पास भी अगर आर्म फोर्स ऐसा बोल दे कि भाई ये चीज़ हुआ था, मतलब काफ़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है ना, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस तरह से यूज़ कर नहीं सकता है, ठीक है, जिस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी होता है ये लोग, है ना, पुलिस फोर्सेस है, इनके पास काफ़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है जो आप बोल नहीं सकते हो। तो पार्लियामेंट बोल सकता है कि पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट। एक चीज़ याद रखना, अगर पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, तो इसको लॉ बनाना पड़ेगा तभी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट ऐसे कुछ नहीं बोल सकता, ये दे हैव टू पास अ लॉ, ओके, और ऑर्डर, ठीक है। अब चलो आर्टिकल 34 में क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ जब फोर्स में है तब फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है भाई। चलो प्रेसिडेंट करता है वैसे ये, चलो ठीक है। अब देखो इसको, मेक लॉ ऑन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए कुछ लॉ बना है, जो लक्ष्मीकांत पे है, लास्ट चैप्टर में है, तो ये आपको पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, बस ये आर्टिकल याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो आर्टिकल, कुछ चीज़ें ना जो स्पेसिफाइड में पढ़ना होगा। आर्टिकल 15 में हम लोग क्या पढ़े थे, आर्टिकल, चलो देखते हैं क्या पढ़े थे हम लोग आर्टिकल 15 में। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, है ना। इसका ही एक भाग है कि सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन टू पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। मतलब ये जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बिना पे, इसके बेसिस पे आप किसी को पब्लिक सर्विस जो मिलता है ना गवर्नमेंट से, मान लो पब्लिक सर्विसेज मिलता है, पानी हो गया, कुछ भी हो गया, आप ऐसे नहीं बोल सकते आपकी धर्म ये है, आपकी जाति है, आपकी कास्ट है, आपकी सेक्स है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ ये है, तो हमको पसंद नहीं है, तो हम आपको पब्लिक सर्विसेज अवेल नहीं करने देंगे, ठीक है। सरकार ने एक स्कीम निकाला, तो आप बोल रहे हो कि आपकी जाति है तो आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये स्कीम की फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है। तो पब्लिक सर्विस से आप किसी को मतलब वो कर नहीं सकते हो कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते, आप इसका बेनिफिट नहीं, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता क्योंकि आप इसी जात से हो, इसी कास्ट से हो, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसका तीसरा क्लॉज क्या था, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं पब्लिक सर्विसेज को लेके। 15.4 क्या बोल रहे हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सिटीजन, SC ST, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन मिल सकता है। तो स्पेशल प्रोविजन क्लॉज 3 में क्या है, वीमेन और चिल्ड्रन, और क्लॉज 4 में क्या है, SC ST हो गया, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास वगैरह हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आर्टिकल 16 तो इक्वलिटी कहता है, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या है, 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ था ना, ये देखो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब सरकारी नौकरी वगैरह जो है उसमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन है कुछ, हमको पता है रिजर्वेशन वगैरह है, वो क्लॉज 4 में है, ये देखो दिया हुआ है, ठीक है। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किसी भी पर्टिकुलर क्लास को ये प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है।
तो इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और ये किसी भी क्लास को पर्टिकुलर प्रेफरेंस दे सकते हैं। और बैकवर्ड कास्ट उसको रिजर्वेशन की प्रोविजन यहाँ पे है, ठीक है। चलो अब कुछ केसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या है वो केसेस? क्या है? चंपाकम दुरायरजन केस 1951, ठीक है। तो कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया था? ऑल फंडामेंटल राइट आर सुपीरियर टू डीपीएसपी। डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये मतलब ऐसा चीज़ है जो मतलब ये ना मोरल ग्राउंड्स पे है, ठीक है, कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, ठीक है। ये गांधीयन प्रिंसिपल है कुछ आर्टिकल 47 48 में, जैसे गाय की मांस खाना मना है, फिर आपका दारू वगैरह पीना मना है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या है, देखो गोलकनाथ केस। मतलब क्या फंडामेंटल राइट को आप लिमिट या फिर एबोलिश नहीं कर सकते, मतलब फंडामेंटल दोनों की बात सेम है कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है, ठीक है। केशवानंद भारती केस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके कुछ प्रोविजन को अमेंड करके कुछ नया कुछ बना रहे हो, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि फंडामेंटल राइट है उसको अबोलिश या फिर वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये सब घूम के कहाँ जा रहा है? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 पे, ठीक है। अब देखो क्या है, अब है मिनर्वा मिल केस, ठीक है, 1980 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप अमेंड नहीं कर सकते हो भाई, चेंज नहीं कर सकते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो हार्ट एंड सोल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो भाई। अब देखो क्या है, सस्पेंड कब कब, अब देखो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होता है कि कब फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो सकता है, कब हो सकता है? आर्टिकल 352, ये क्या है भाई? तो आर्टिकल 352 राइट टू फ्रीडम जो है ना, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है जब नेशनल इमरजेंसी होता है। ये क्या है? नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो राइट टू फ्रीडम जो है ना ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। राइट टू फ्रीडम कहाँ पे था? आर्टिकल 19 में था। पहला क्या था? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, याद है ना, ठीक है। ऑटोमेटिकली भाई ये सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 20 21, लेकिन मैं आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 20 और 21 में क्या था? एक तो था पर्सनल लिबर्टी हो गया, और एक है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, कि एक जुर्म के लिए एक बड़ी सज़ा मिल सकता है, ठीक है। और क्या है देख लो, आर्टिकल 359 में क्या है? प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब आप मान लो कुछ इमरजेंसी वगैरह चल रहा है, या फिर कुछ चल रहा है, या फिर कुछ है, तो आपका ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो, कोर्ट में जाकर भी हिबियस कॉर्पस लागू कर दोगे तो सरकार का तो बैंड बच जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, इट कैन सस्पेंड राइट टू मूव टू एनी कोर्ट, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल राइट कुछ वायलेट हुआ है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ऐसा बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बोलेगा, बोल सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप, ठीक है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया 1978 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चलो अब आर्टिकल 359 जो है इसका दो तरीके से हो रहा है, देखो क्या है, क्या क्या है देख लो। मैंने भाई बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट सिर्फ वही लिखा है। क्या है? प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल गारंटीड बाई 20 and 21। मतलब आपका तो कोर्ट में जाना तो मना कर सकता है, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 20 और 21 में दिया गया है उसको वायलेट होता है, तब आप कोर्ट में जा सकते हो, तब आपकी कोई मनाही है नहीं, तो प्रेसिडेंट भी मना नहीं कर सकता आपको, ठीक है। लॉज व्हिच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड। मतलब इमरजेंसी के टाइम में जो लॉ है, मान लो इमरजेंसी के टाइम में फलाना फलाना लॉ इनेक्ट हुआ है, लॉ बना है,
बाई ऑर्डर लॉ बना है, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशन है ना जब देश में ना टर्मोइल चल रहा है, ठीक है, देश सही हालत में नहीं है, तब इमरजेंसी लागू होता है। तो उस टाइम पे सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ लॉज बनाना पड़ता है सरकार को। तब अब आप अगर आप हर लॉ को चैलेंज करोगे तो थोड़ी ना ठीक होगा चीज़ें। तो ये है, ये स्टेट के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो दो तीन चीज़ें हैं, बिल है कुछ, ठीक है, कुछ बिल है। बिल बनता है एक्ट, बिल है मतलब एक्ट बनानी है, बिल बनता है एक्ट। अब देखो तो ड्राफ्ट क्या है, देखो एक पहला स्टेज तो है ड्राफ्ट करना, नॉन ऑफिशियली बाय मिसेस एनी बेसेंट 1925 अप्रैल में, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया, हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है, ऑफ इंडिया। क्यों, 7 फंडामेंटल राइट को एनैक्ट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, RIT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्या है, पार्ट 3 में है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, सबको समान इंफॉर्मेशन के राइट होना चाहिए। राइट टू वोट है फिर, ये आर्टिकल 326 के तहत आपको मिलता है, राइट टू वोट आप देते हो ना। तो 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो 21 से 18 कर दिया गया है उम्र जो आपकी मिनिमम है वोट करने के लिए, ठीक है। ये 326 आर्टिकल 326 में है। और 19 कैसे हुआ ये, कहाँ से 326 आर्टिकल 326 आया कहाँ से, 326 61st CA अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1988 में। इससे क्या हुआ था, 21 से 18 कर दिया गया वोट डालने की मिनिमम उम्र। अब क्या है, राइट टू एजुकेशनल एक्ट, याद है ना आपने पढ़ा था आर्टिकल 21 में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। अब इसका 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ये तो रामामूर्ति कमेटी ने दिया था 1990 में, और सुप्रीम कोर्ट का एक वो था केस का जजमेंट था, उन्नी कृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ भाई, तापस मजूमदार कमेटी है 1999 में बना है, तो इसमें आर्टिकल 21 से इससे सिर्फ आर्टिकल 21 को लाया गया, ठीक है। ये जो तापस मजूमदार कमेटी है इसमें 21A को लाया, कैसे लाया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अगर किसी भी चीज़ नया कुछ लाया जाता है, जैसे आप मानो 21A मिल गया आपको, या फिर कुछ ऐसा क्लॉज मिल गया ना, इसका मतलब मान लो कि उसमें चेंज हुआ है, किसी ना किसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लिया गया है, ठीक है। तो कैसे लिया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 एक्ट से, ठीक है, 2002 में आया था। इसमें राइट टू एजुकेशन को पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो आर्टिकल 21A में, ठीक है। तो चलो फंडामेंटल राइट्स तो अपना खत्म हो गया, बहुत ही जल्दी मैंने खत्म कर दिया, और इसी स्पीड से आपको पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है और अपने को 6 महीने में सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। मैथ्स वगैरह तो चल रहा है, अब इसके साथ ये GS भी आ जाएगा। रोज़ पॉलिटी और हिस्ट्री का मैं एक वीडियो लाऊंगा, ताकि 15-16 दिन के अंदर मैं पॉलिटी हिस्ट्री खत्म कर दूँ, ठीक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी। उसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूंगा, और इस साइड से लाइक मिडिवल हिस्ट्री कुछ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, फिर साइंस वगैरह सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी कुछ उम्मीद है इतना, लाइक 4:45 AM चल रहा है अभी, ठीक है। आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सोऊंगा। इसके पहले मैं कैट की क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, क्योंकि TSD में मुझे बस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस जो आने वाला है परसेंटेज का, उसके लिए भी मैं कैट का कुछ चुनिंदा कुछ क्वेश्चंस मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं से मैगजीन वगैरह से अच्छा क्वेश्चन मिल जाए मुझे, ताकि ना मैं मतलब प्रैक्टिस सेशन के बाद कहीं से भी कुछ लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप धमाकेदार स्कोर करके आ जाओ, बढ़िया हो जाए आपकी सारे कंसेप्ट वगैरह प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो जाए, एंड 1 इन ऑल प्रिपरेशन हो जाए आपका। तो चलो भाई, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद।